Good evening, everyone. This is Kirti Tiwari, and in this video, we will discuss William Cutler Faulkner, an American novelist, स्टोरी राइटर एंड पोइट. सो गाइज आज हम इन्हीं पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो अभी तक सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the channel. And now discuss William Faulkner. देखिए, विलियम फॉकनर जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1897 एंड डेथ हुई थी इनकी 1962 में. देखिए, इस प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर. निम्न में से कौन सी बुक विलियम फॉकनर के द्वारा नहीं लिखी गई है. सो द साउंड एंड द फ्यूरी, एब्सलम एब्सलम एंड नाइट गैम्बिट एंड द सन ऑल्सो राइजेस. सो गाइज, ये तीनों बुक्स विलियम फॉकनर की हैं. ये तीनों नोवेल हैं उनके. द साउंड एंड द फ्यूरी ये तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, जिसके लिए तो वो स्पेशली जाने जाते हैं. एंड एब्सलम एब्सलम भी उन्हीं का द्वारा लिखा गया नोवेल है, जो 1936 में आया था. एंड नाइट्स गैम्बिट भी 1949 में आया था. इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द सन ऑल्सो राइजेस. ये उनका वर्क नहीं है, वर्क रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज विलियम फॉकनर सोल्जर्स पे पब्लिश्ड. विलियम फॉकनर का सोल्जर्स पे कब पब्लिश्ड हुआ था. सो गाइज, ये उनका फर्स्ट नोवेल है और जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1926 में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1926. नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूपीएससी लेक्चर 2021 के पेपर में ये आया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एब्सलम एब्सलम इज अ नोवेल रिटन बाय. सो एक नोवेल है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया 1936 में. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, फॉकनर, विलियम फॉकनर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, among the given below pairs in respect of Faulkner's novel which is not correct pair. निम्न में से नीचे कुछ है ना पेयर्स दिए गए हैं जो विलियम फॉकनर्स के वर्क से रिगार्डिंग है. सो इनमें से कौन सा मैच है या इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. सो देखिए, मॉस्कीटो इनका सेकंड नोवेल है जो 1927 में आया. ये एक सैटारिक नोवेल है और न्यू ऑर्लिन्स पे. सो इस करेक्ट मैच है ये. एंड नेक्स्ट वाला, द साउंड एंड फ्यूरी, द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कॉम्सन फैमिली. यानी कि साउंड ऑफ द फ्यूरी जो नोवेल है उसमें कॉम्सन फैमिली के डिक्लाइनेशन को दिखाया गया है. द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन. सो आपका जो इनकरेक्ट पेयर है वो सी वाला है. सो राइट ऑप्शन विल बी सी. इसमें हैमलेट द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन नहीं दिखाया है, बल्कि इसमें जो है अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर के द्वारा इसमें फिक्शनल स्नो फैमिली ऑफ मिसिसिपी को दिखाया गया है. ठीक है. अ फेबल एंड एलिगरी अबाउट मैन सर्च फॉर पीस, जो एक फेबल इनका नोवेल है वो एक एलिगरी है मैन सर्च के बारे में. ठीक है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट टू रिकवर दिस ऑरिजन्स ऑफ हिज मुलेटो आइडेंटिटी. ठीक है. तो किस नोवेल में जो क्रिसमस अटेम्प्ट करता है टू रिकवर दिस ऑरिजन्स ऑफ हिज मुलेटो आइडेंटिटी, अपनी पहचान को. सो द राइट ऑप्शन विल बी लाइट इन अगस्त, और ये उनका नोवेल है 1932 में आया. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइट इन अगस्त, इसमें वो करता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉमस स्टूपन द प्रोजिनेटर ऑफ स्टूपन्स 100 अपीयर्स इन. ये किस में अपीयर होता है इनका करेक्टर. सो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, एब्सलम एब्सलम, अ नोवेल रिटन बाय विलियम फॉकनर. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु एडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नोवेल लाइट इन अगस्त. कौन अडॉप्ट करता है जो क्रिसमस को इनकी नोवेल लाइट इन अगस्त में. सो मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर मैकचन. सो द राइट ऑप्शन विल बी टी, और DSSB PGT 2021 में ये आया फीमेल वाले में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड ए फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री.
कौन से नोवेलिस्ट ने फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री को क्रिएट किया योगना पटावा फॉर कंट्री इन हिज नोवेल्स, यानी कि कौन सा नोवेलिस्ट जो अपने नोवेल में अपने नोवेल्स में एक फिक्शनल कंट्री को क्रिएट करता है जिसका नाम है योगना पटावा फा। सो वो फॉकनर है। फॉकनर ने अपनी सभी नोवेल्स में एक फिक्शनल कंट्री सेट की है जिसका नाम है योगना पटावा फा। सो द राइट ऑप्शन विल बी UPPGT 2016। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is an exact extract from William Faulkner's Nobel Prize citation? UPPGT 2016 में आया है। तो विलियम फॉकनर को जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किसके लिए? सो एक पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया टू द मॉडर्न अमेरिकन नोवेल। मॉडर्न अमेरिकन नोवेल को जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया यूनिक एंड पावरफुल, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया और ये नोबेल प्राइज़ उन्हें 1949 में दिया गया था इन लिटरेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Who is the novelist who wrote a series of novels set in the fictional Yoknapatawha country in Mississippi? So मैंने आपको बताया NVSTGT 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन से नोवेलिस्ट हैं जो अपने नोवेल्स में एक फिक्शनल कंट्री सेट करते हैं इस नाम से योगना पटावा फा। सो ये विलियम फॉकनर हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम फॉकनर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम। ये जो साउंड एंड द फ्यूरी इनका जो नोवेल है फेमस नोवेल, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये मैकबेथ की जो लास्ट सीन में, लास्ट एक्ट की लास्ट सीन में सोलोलिकी बोलता है मैकबेथ शेक्सपियर के प्ले में, उसी से ये लिया गया है जब वो बोलता है कि लाइफ इज़ नथिंग, इट इज़ फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो उस लाइन से उन्होंने ये टाइटल दिया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मैकबेथ। और ये UGC नेट जून 2008-10-6 में आया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। विच नोवेल रिटन बाई फॉकनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर आई एंड इट्स आफ्टर मैथ? सो KVS PGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सोल्जर्स पे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द इमेजिनरी कंट्री योगना पटावा फा अकर्स इन द नोवेल्स ऑफ, यानी कि एक इमेजिनरी कंट्री योगना पटावा फा किसके नोवेल्स में हमें देखने को मिलती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, विलियम फॉकनर। और जो हार्डी हैं, हार्डी यूज़ करते हैं अपना फिक्शनल कंट्री वेसेक्स। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर फिक्सन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का कौन सा पार्ट फॉकनर के फिक्सन में लिखा जाता है? सो ही रोट फॉर द साउथर्न पार्ट ऑफ द USA। सो द राइट ऑप्शन विल बी द साउथर्न पार्ट को वो लिखते थे अपनी फिक्सन में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाई विलियम फॉकनर, निम्न में से कौन सा नोवेल विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है? सो फॉर होम द बेल टोल्स, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, यूलिसेस, ये तो इनकी वर्क है नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द साउंड एंड द फ्यूरी इज रिटन बाई विलियम फॉकनर इन 1929 में पब्लिश हुआ। अच्छा, जो विलियम फॉकनर हैं उनसे रिगार्डिंग यहाँ कुछ एग्जाम्स पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। सो देखिए इनको ध्यान से आप सुन लीजिएगा। फॉकनर गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग नोवेल्स फ्रॉम, यानी फॉकनर ने जो नोवेल्स लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से प्राप्त की? सो शेरवुड एंडरसन उनके फ्रेंड थे, उनसे मिले, उनके टच में जब वो आए 1925 में, तब उन्होंने नोवेल्स लिखे और उनके टच में आने के बाद 1926 में उन्होंने अपना पहला नोवेल सोल्जर पे पब्लिश कराया। नेक्स्ट है विलियम फॉकनर गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन, उन्होंने नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था, किस पार्टिकुलर ईयर में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता? सो 1949 में उन्हें ये प्राइज़ दिया गया। एंड फॉकनर्स पीपल एक्सपीरियंस डिफीट बट दे डू नॉट विथड्रॉ, फॉर फॉकनर द की वर्ड इज डू। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द इलिटरेट पुअर वाइट हु यूज द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इन हिज नोवेल्स, फाइंड हिम आउट। कौन है वो? विलियम फॉकनर। नेक्स्ट है पॉइंट, शेरवुड एंडरसन वॉज फॉकनर्स फ्रेंड बट दिस फ्रेंडशिप केम टू एन एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ लिक्कर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉकनर गॉट द जॉब ऑफ
पोस्ट मास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस, वाई डिड ही लीव द जॉब। यानी फॉकनर को 1921 में एक जॉब मिली थी पोस्ट मास्टर की इन द यूनिवर्सिटी, और उन्होंने ये जॉब वहाँ पर 3 साल करने के बाद में ड्रॉप कर दी थी। सो क्यों की थी? क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था टू रिजाइन द जॉब। नेक्स्ट देखिए, द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर वॉज, इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाते हैं हिमिंगवे। एंड नेक्स्ट है, आई एम टू होल्ड टू गो दैट फॉर टू ईट विथ स्ट्रेंजर विद दिस फूड, फॉकनर डिक्लाइन द इन्विटेशन टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड बाई प्रेसिडेंट कैनेडी। ठीक है, तो एक बार की बात है जब प्रेसिडेंट कैनेडी के द्वारा फॉकनर को इनवाइट किया गया था टू द डिनर, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मना कर दिया था कि ये कह कर के कि आई वॉज वेरी, मतलब आई एम वेरी ओल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, symbolism, allegory, multiple narrator, points of view, non-linear narrative, stream of consciousness are the literary techniques of adopted by Faulkner। यानी कि फॉकनर हैं उन, वो स्पेशली जाने जाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और टाइम शिफ्ट एंड मल्टीपल नरेशन, जो टेक्निक है इनको यूज़ करने के लिए वो स्पेशली जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फॉकनर्स नोवेल ऑक्सफोर्ड इज़ द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन एंड Lafayette County, which contains the town of Oxford, is the model for his fictional Yoknapatawpha country. Next point है, Faulkner was outright rejected by the United States Army because, मतलब जो US आर्मी है उससे रिजेक्ट कर दिया था उन्हें बिकॉज ऑफ हाइट। Faulkner joined first the Canadian Army and then he joined the Royal Air Force। तो पहले उन्होंने कनेडियन को ज्वाइन किया, देन द रॉयल एयरफोर्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, फॉकनर्स वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ द अमेरिकन साउथ, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, PGT 13 में आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन, फॉकनर को जो नोबल प्राइज़ मिला लिटरेचर में वो कब मिला था? सो उनको मिला था कौन सी पार्टिकुलर ईयर में उन्हें मिला ये? सो 1949 में उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए नेक्स्ट है, एप्सलम, एप्सलम इज ए वर्क बाय, एप्सलम एप्सलम किसका वर्क है? सो ये वर्क है विलियम फॉकनर का। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज ए बॉयज़ एम्बिशन, यानी कि एक बॉय एम्बिशन के रूप में कौन सा वर्क विलियम फॉकनर का जाना जाता है? सो एप्सलम एप्सलम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एप्सलम एप्सलम, और ये आया 1936 में। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नोवेल, निम्न में से विलियम जो फॉकनर है उनका लास्ट नोवेल कौन सा था? सो द लास्ट नोवेल था उनका द रेवियर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, द रेवियर्स। इसके लिए उन्हें पोल्टिजर प्राइज़ भी मिला था, पोल्टिजर प्राइज़ मिला था आफ्टर हिज डेथ, यानी पॉस्थुमसली उनको इसके लिए मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिड फॉकनर सी माई वर्ल्ड वार आई वॉर टाइम एक्शन? नो। बिफोर चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द लास्ट नेम फॉकनर वॉज द ओरिजिनल स्पेलिंग क्या थी उनकी? सो ये थी फॉकनर, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो स्पेलिंग आती है वो आती है FAULKNER, और जो उनकी ओरिजिनल थी उसमें यू नहीं था, केवल FALKNER था। सो क्योंकि पब्लिशर के द्वारा मिस्टेकनली ये पब्लिश हो गया था उनके नाम की जो स्पेलिंग, और उसके बाद फिर उन्होंने उसी को अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट है पॉइंट, फॉकनर इज मेनली आइडेंटिफाई विथ, किसके रूप में पहचाने जाते हैं? सो मिसिसिपी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, फॉकनर रोट हिज फर्स्ट नोवेल सोल्जर प्ले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो मैंने अभी बताया कि उन्होंने अपना फर्स्ट नोवेल शेरवुड एंडरसन से प्रभावित होकर लिखा था, और उन्होंने शादी करी थी एस्टेले ओल्डहैम से। ठीक है, और किसमें? 1929 में, 1929 में मैंने एस्टेले ओल्डहैम से शादी कर ली थी। नेक्स्ट है, ये कोट है फॉकनर का, इसे रीड कर देती हूँ मैं, लेट द राइटर टेक अप सर्जरी और ब्रिक लाइंग इफ ही इज इंटरेस्टेड इन टेक्निक, देयर इज नो मैकेनिकल वे टू गेट द राइटिंग डन, नो शॉर्टकट, द यंग राइटर वुड बी ए
fool to follow a theory. Teach yourself by your own mistake. People learn only by error. लोग केवल गलतियों से ही सीखते हैं. कितनी अच्छी लाइन इन्होंने बोली है कि pupil learn only by error. The good artist believe that nobody is good enough to give him advice. He has supreme vanity. No matter how much he admires the old writer, he wants to beat him who said. So Faulkner का स्टेटमेंट है ये. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. द प्रेजेंस अलोन ऑफ फॉकनर इन अवर मिडेस्ट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन वॉट द राइटर cannot permit himself to do. Nobody want his mule and wagon still on the same track on the Dixie Limited is rolling down. Whose command is this? So Flannery O'Connor का ये कमेंट रहा है. नेक्स्ट देखिए. फॉकनर सेंचुरी इज. फॉकनर का जो सेंचुरी है क्या है? सो ये पल्प फिक्शन रहा है उनका. स्टाइल नोबल की स्टाइल में. कुछ फैक्ट यहाँ भी हैं उनके. सो इन्हें जल्दी से हम रीड कर लेते हैं. विच नोबल वॉज करेक्टराइज एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द पल्प फिक्शन बाई एंड्रे मैलड्रक्स. सो सेंचुरी. नेक्स्ट पॉइंट है द सीक्वल ऑफ सेंचुरी इज़ नॉट अ सक्सेसफुल वर्क. यानी कि जो सीक्वल था सेंचुरी का वो सक्सेसफुल नहीं था. जैसे रिक्वेम फॉर ए नन अ प्ले, ये इसका सीक्वल माना जाता है सेंचुरी का, तो ये एक सक्सेसफुल प्ले नहीं रहा. हाउ मैनी टाइम्स डिड फॉकनर विन द पुलिट्जर प्राइज. पुलिट्जर प्राइज उन्हें कितनी बार मिला था? सो 2 टाइम्स मिला था उन्हें. पहला मिला उनको ए फेबल के लिए 1955 में, एंड सेकंड उनको पॉस्टमसली मिला रेवियर्स के लिए, है ना. तो 1962 में वो दूसरा मिला. नेक्स्ट पॉइंट है द पुलिट्जर प्राइज वर गिवन टू फॉकनर फॉर हिज नोवेल ए फेबल इन 1955 एंड देन पॉस्टमसली इन 1963 फॉर द रेवियर्स. फॉकनर वॉन 2 नेशनल बुक अवार्ड. इन्होंने 2 नेशनल बुक अवार्ड भी जीते थे. फॉर इज कलेक्टेड स्टोरी 1951 में, कलेक्टेड स्टोरी के लिए 1951 में, एंड फॉर इज नोवेल इन 1955. दिस नोवेल इज ए फेबल के लिए 1955 में उन्होंने ये अवार्ड जीता. फॉकनर वॉज एन alcoholic and in the 1930s Faulkner moved to Hollywood to be a screenwriter. ठीक है, हॉलीवुड चले के बाद में ये स्क्रीन राइटर भी हैं ये. ठीक है, एक स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और नोवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, सब कुछ हैं ये. In the 1930s, Faulkner moved to Hollywood. ये तो हो गया. What is the name of the town where the family of Compson live in the novel The Sound and the Fury? यानी Sound and the Fury में जो फैमिली है कॉम्पसन फैमिली, वो किस टाउन में रहती है? उस टाउन का नाम बताइए. सो जेफरसन है वो. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट डज क्विंटिन गो टू स्टडी इन द नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी. इस नोवेल में ये क्विंटिन कहाँ स्टडी करने जाता है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है. निग्रो सर्वेंट ऑफ कॉप्सन हाउस होल्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी इज डिल्से. यानी डिल्से नाम की एक निग्रो सर्वेंट इनकी फैमिली में रहती है, वो जो इनके बच्चों का लालन पोषण करती है. 21 का देखिए. विच फेमस नोवेल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929. तो आपको पता ही है उनका फेमस नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी इज पब्लिश्ड इन 1929, है ना, वॉज पब्लिश्ड. और एंड कंपोज हुआ था वो 1928 में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. और यहाँ फिर से कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं. देखिए साउंड ऑफ द जो फ्यूरी है उसी के करेक्टर्स को लेके. कैडेंस इज ऑल्सो नोन एज कैडी. उसका जो निकनेम है वो कैडी के नाम से जानी जाती है. कैडेंस है ना जो. मिस क्विंटिन ये इसकी बेटी है कैडी की. ये जो कैडी है ना ये कॉम्पसन की बेटी है और मिस क्विंटिन कैडी की बेटी है. कैडी इज इलेजिटिमेट डॉटर रन्स अवे विद द मैन. ये इसकी इलेजिटिमेट डॉटर है और ये भाग जाती है किसी के साथ नोवेल में द साउंड ऑन द फ्यूरी. हु इज द मैन विद रेड टाई. ठीक है. नेक्स्ट है क्विंटिन इज द इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ कैडी. हु इज कैडी? सेड्यूसर कौन है कैडी का? सो डाल्टन एम्स, इसी की बेटी है एक मिस क्विंटन. हर्बर्ट हैड इज द हस्बैंड ऑफ कैडी एंड बाद में वो इससे शादी कर लेती है. Next, this novel is the story of a Southern Compson family who has become the victim of lust, incest, suicide. Its story runs through
द माइंड ऑफ द वेरियस करेक्टर, यानी कि इसकी जो स्टोरी है वो वेरियस करेक्टर यानी बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं इस प्ले में उनके माइंड के थ्रू चलती है, यानी कि इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में है। तो जो वो लोग सोचते हैं उसी फ्लो में ये स्टोरी चलती है। इट इज़ डिवाइड इनटू 4 पार्ट एंड ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है दिस नोवेल। नोवेल का नाम ये रहा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ एन इजिट बॉय हु स्लो बर्ड ऑल डे ही कुड बी साइलेंस ओनली बाय कैडेस कैडी। ही इज़ एक मेंटली डिसेबल्ड बच्चा है इस नाटक में, यानी कि लड़का जो सबसे छोटा बेटा है कॉम्सन का, वो है बेंजामिन and Benji nickname, and who has passion for his sister in the Sound and the Fury, so the Quentin कैडी का भाई है। अच्छा देखिए अब यहाँ भी, हु ड्रोन्ड हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिस्टर मैरिज इन द साउंड एंड द फ्यूरी। अपनी सिस्टर की शादी की वजह से कौन अपनी डूब कर हत्या अपनी जान दे देता है रिवर में, तो क्विंटिन है ये। नेक्स्ट है, हु क्लेम्ड फॉर हैविंग इंसेस्टस रिलेशन विद हिज सिस्टर कैडेंस, क्विंटिन। यानी कौन क्लेम करता है इस प्ले में कि उसकी बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशन है, तो क्विंटिन क्लेम करता है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी बहन को, मतलब बहन के साथ गलत ना हो, तो वो अपने ऊपर इस सब चीज़ों को कर लेता है। नेक्स्ट है, इज़ द स्टोरी ऑफ द साउंड एंड द फ्यूरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रीम कॉन्शियसनेस जो टेक्निक होती है उसमें यही होता है कि जो नैरेटर होता है, स्पीकर होता है, वो पता नहीं कब पास्ट में चला जाए, कब वो फ्यूचर में चला जाए, तो कोई ऑर्डर इसमें सेट नहीं होता। मिस्टर कॉम्सन फील्स ए प्रीफरेंस फॉर जैसन, यानी कि जो इनकी वाइफ हैं वो जैसन के लिए उनका अटैचमेंट ज़्यादा है। कॉम्सन चिल्ड्रन आर अटैच्ड टू द ग्रैंड मदर टू whom they refer as Jamdi। नेक्स्ट है, हु हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकी पावर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। साइकी पावर किसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई है, सो बेंजी जो डिसेबल्ड है माइंड से उसमें। जैसन लिकरगस कॉम्सन थर्ड, क्विंटन कैम्सन, जैसन डिल्सी गिब्सन एंड बेंजामिन बेंजी कॉम्सन अपीयर इन सो द साउंड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। सो ये इसके करेक्टर हैं, इसमें अपीयर होते हैं इस प्ले में। एंड द साउंड एंड फ्यूरी अपीयर्ड इन 1929 एंड आई बिलीव्ड दैट मैन विल नॉट मेयरली एंड्यूर, ही विल प्रिवेल, हु सैड, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट है, द पोइट वॉइस नीड नॉट मेयरली बी द रिकॉर्डेड ऑफ मैन, इट कैन बी वन ऑफ द props, the pillars to help him endure and prevail, who said, William Faulkner। फॉकनर साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन PGT 2003 में आया है। ये कब आया ये जो है इनका प्ले, सो ये 1929 में आया, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोबल बाई विलियम फॉकनर। निम्न में से कौन सा नोबल विलियम फॉकनर का है, सो द ग्रेप्स ऑफ रेत ये नहीं है, ये भी नहीं है, एंड द राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द साउंड एंड द फ्यूरी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साउंड एंड द फ्यूरी से ही आते हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस नोवेल है, इसी के लिए स्पेशली इनको याद किया जाता है और जाना जाता है। इनका मास्टरपीस है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विस्ड, ये इनका नोवेल है जो कि आया 1938 में, और इसके ऑथर हैं विलियम फॉकनर ऑब्वियसली, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम कटवर्थ फॉकनर। ये PGT 2005 में आया। सो गाइज ये थे हमारे प्रीवियस ईयर MCQs विलियम फॉकनर के ऊपर जो आए, हमने सभी डिस्कस कर लिए इस वीडियो में आज। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।